Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to the last chapter, the last lecture, theoretically of income tax portion L44. इसके बाद दोस्तों हमारे दो सेशंस अभी भी रह जाएंगे. वन फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वन केस बेस्ड सिनेरियोस, जहां मैं अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, बीट सब्जेक्टिवली दोस्तों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और बीट द एमसीक्यूज पोर्शन. So let's get going without any further delay, guys. और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाला. तो हम लोगों ने आधे घंटे पहले भी स्टार्ट किया था, लेकिन थोड़ा सा मेरे पेन टैब में दिक्कत थी, इस वजह से हमें रीस्टार्ट कर रहे हैं गाइस. ओके, सो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये चैप्टर नंबर 15, जिसके कुछ शुरुआत में भी प्रोविजंस हैं, लेकिन ये शुरुआती प्रोविजंस कुछ नए प्रोविजंस नहीं है, ये पुराने प्रोविजंस ही हैं. जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप कैसे करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर आप ईच हेड ऑफ इनकम में इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्लबिंग के प्रोविजन लगाते हैं, सेट ऑफ माइनस करते हैं, तो जीटीआई आता है, जीटीआई में से डिडक्शन देते हैं, टोटल इनकम आ जाती है. टोटल इनकम पर इन्होंने आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी निकालना सिखाया है, और खैर टैक्स लायबिलिटी आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है, तो आप लोगों को मेरी इसमें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं. Now guys, I will head on to alternate minimum tax section 115 JC, which is the most important thing for us from the examinations point of view. कहते हैं AMT. ये दोस्तों ना काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी टाइम से आया नहीं है, बट आई डू नॉट नो क्यों. क्योंकि जब ये शुरुआत में हमारे इंटरमीडिएट सिलेबस में इनकॉर्पोरेट हुआ था ना, एक दो अटेम्प्ट तक लगातार हमारे इंस्टीट्यूट ने पूछा था, तो नाउ प्रोबेबली इंस्टीट्यूट इज गिविंग दिस सेक्शन अ ब्रेक. बट आप लोग जानते हो ना दोस्तों, हमारी इंस्टीट्यूट कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले पता नहीं. एंड इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इनटू द एग्जामिनेशन, ऑल ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोना बी एज इजी एज यू थिंक. तो फॉर द नेक्स्ट 1 आवर और सो, क्योंकि आज का हमारा सेशन कोई लंबा सेशन नहीं है, एक घंटे के लिए, अगर आप लोग पूरी शिद्दत से मेरे साथ मेहनत करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी, तो आप लोगों को ये वाला प्रोविजन समझ में आएगा. अदरवाइज दिक्कत दे सकता है. वैसे आप लोगों का पूरा हक है कि अगर कहीं पर दिक्कत हो तो फील फ्री टू आस्क मी योर डाउट्स. ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कहते हैं इट इज अ मिनिमम टैक्स दैट इज लेविएबल टू ऑल्टरनेटिव टू नॉर्मल टैक्स. मतलब दोस्तों कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता भैया, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता. So if the provisions of AMT is applicable onto you, it is not applicable to every person. There are two conditions, and both the conditions have to be satisfied in order to levy the provisions of section 115 JC. AMT के provisions लगाने के लिए वो दो conditions को satisfy करना होगा. अगर वो दो conditions satisfy हो जाती हैं, तो हम alternate minimum tax के हिसाब से tax liability निकालेंगे, और हम normal tax liability निकालेंगे according to the old provisions known as the regular provisions guys. उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे. दोनों में से जो ज्यादा होगा दैट इज द टैक्स लायबिलिटी, वो आपको सरकार को जाकर पे करनी पड़ेगी. सर यहां पर अगर हमने 115 बीएसई डिफॉल्ट टैक्स रिजाइव फॉलो किया, तो इन दैट सिनेरियो गाइस द प्रोविजंस ऑफ एएमटी डू नॉट अप्लाई. तो अगर आप 115 जेसी फॉलो करते हैं, 115 बीएसई फॉलो करते हैं दोस्तों, द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइव, तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते. So only in case when you follow the old regime and you satisfy two conditions, जो आप लोगों के सामने अभी आने वाली हैं, वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो ही आपके ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे. पहली कंडीशन कहते हैं एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज अदर देन कंपनी. सर कंपनी को क्यों बचा दिया? कंपनी को बचाया नहीं है. कंपनी के लिए दूसरा प्रोविजन लगता है विच इज नोन एज मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, MAT. मैट लगता है दोस्तों, और ये आप कहां सीखने वाले हैं? ये आप फाइनल लेवल पर सीखने वाले हैं. इस वजह से दोस्तों उनके लिए एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का प्रोविजन नहीं लगता है. तो कहते हैं sorry, AMT is applicable to all assessees other than company who has claimed any deduction under section 80H से 80 RRB other than section 80P, section 10AA and section 35AD. अब 80H हमारे सिलेबस में नहीं है, और 80H से 80 RRB के बीच में बहुत सारे सेक्शंस हैं, और वो बहुत सारे सेक्शंस में कुछ ही सेक्शंस हमारे लिए एप्लीकेबल हैं एट इंटरमीडिएट लेवल गाइस. तो 80H से लेकर 80 RRB के बीच में मैं आपको बताऊं, देयर आर 3 सेक्शंस: 80 JJAA, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन, 80 QQB, 80 QQB, रॉयल्टी फॉर पेटेंट्स, रॉयल्टी फॉर ऑथर्स दोस्तों, एंड दोस्तों 80 RRB, रॉयल्टी फॉर पेटेंट्स.
तो इफ यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर ईदर ऑफ दीज 5 सेक्शंस एट इंटरमीडिएट लेवल, कौन कौन से 5 सेक्शन है? सेक्शन 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB, सेक्शन 10 AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, जिसमें याद होगा पहले 5 साल 100% ऑफ द प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट टर्नओवर इज एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल 50% और उसके अगले 5 साल भी 50%, प्रोवाइडेड द प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। एंड लास्ट सेक्शन 35 AD, लास्ट सेक्शन 35 AD, ये आपका वो याद आ रहा है 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस, 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस जहां आपको 100% की डिडक्शन मिलती थी ऑफ कैपिटल नेचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर सरकार कहती है इफ यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर ईदर ऑफ दीज 5 सेक्शंस, इन पांचों के पांचों में लो, इन 5 में से 1 में लो, 2 में लो, 4 में लो, इफ यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर ईदर ऑफ दीज 5 सेक्शंस, तो आप लोगों के ऊपर द प्रोविजंस ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स विल बी मेड एप्लीकेबल। तो कहता है एट इंटरमीडिएट लेवल AMT इज लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA, सेक्शन 35 AD, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA, QQB एंड RRB ओनली। कहते हैं AMT is applicable where the regular income tax payable by the assessee other than a company for a previous year computed as per the provisions of income tax is less than the AMT। तो सरकार ने क्या बोला, AMT हम कब लगाएंगे? जब आपका रेगुलर इनकम टैक्स AMT से कम होगा। तो एज द नेम सजेस्ट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, यहां पर बोला है कि मिनिमम से कम तो हो ही नहीं सकते ना, तो ईदर इट विल बी AMT और द रेगुलर टैक्स विच एवर इज हायर। तो हमें कैसे याद रखना है दोस्तों, आपका AMT और रेगुलर टैक्स विच एवर इज हायर। तो अगर दोस्तों AMT के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, द एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन द एडजस्टेड टोटल इनकम एट द रेट 18.5%, 18.5% लगेगा अंडर सेक्शन 115 JC दोस्तों। However, in case of cooperative society, this has been reduced to 15%। 18.5% की जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर AMT की बात हो रही है तो 15% लगेगा। सरचार्ज इफ एप्लीकेबल दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द एडजस्टेड टोटल इनकम इज। आपके एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है, तो अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा की है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा इफ एप्लीकेबल, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% शैल बी चार्ज सेपरेटली। मतलब 18.5% is the flat rate of tax which is levied in the adjusted total income, but that's not all। उसके बाद दोस्तों सरचार्ज भी लगेगा और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। ऑलराइट गाइस, तो विद दैट थिंग आई वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट विद अ क्वेश्चन। लेट्स से दोस्तों, लेट्स से मैं आपका होस्ट दोस्त श्री राठी, मैं AMT के प्रोविजंस में आता हूं। लेट्स से आई एम क्लेमिंग डिडक्शन अंडर ईदर ऑफ द 5 सेक्शंस। ओके गाइस, मैं आपका होस्ट दोस्त श्री राठी। ओके, मेरा दोस्तों रेगुलर इनकम है, रेगुलर इनकम है 40 लाख रुपीस की, लेट्स से 40 लाख रुपीस की, और मेरी एडजस्टेड इनकम है, एडजस्टेड टोटल इनकम है, टोटल इनकम है गाइस ऑफ 60 लाख रुपीस, 60 लाख रुपीस। तो अब मेरे को आप लोग बताइए दोस्तों, इफ आई एम सैटिस्फाइंग द प्रोविजंस ऑफ AMT, तो हम लोग क्या करेंगे? जो रेगुलर इनकम टैक्स है, रेगुलर इनकम टैक्स है दोस्तों, इस पर आप स्लैब रेट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में AMT के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते हैं। और मैं आपका होस्ट और दोस्त, आई एम जस्ट स्वीट 35 इयर्स ओल्ड। हाँ जी गाइस, तो मैं दोस्तों आई एम नॉन सीनियर सिटीजन ऑप्टिंग फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। दोस्तों ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहा हूं, ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहा हूं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो नहीं कर रहा हूं। नाउ गाइस, 40 लाख रुपए पर, 40 लाख रुपए पर क्या टैक्स निकल कर आएगा? एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी आउट विद दैट? 40 लाख रुपए पर क्या टैक्स निकल कर आएगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स रिजाइम? यहां पर दोस्तों आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालिए गाइस। तो मेरा जो टैक्स निकल कर आ रहा है दोस्तों ऑन दिस, इट इज कमिंग आउट टू बी 10,53,000 रुपीज। 10,53,000 का टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट गाइस, अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट। पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 से 2.5 लाख माफ, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, अब 10 लाख 30%। अब नाउ व्हेन आई कम टू AMT, एडजस्टेड टोटल इनकम को ही मेरी टोटल इनकम मानी जा रही है। In this case guys, what is going to happen? You have to levy 18.5%, 18.5% on 60 लाख रुपीस। ये आपका टैक्स निकल कर आया, तो 60 लाख रुपीस का 18.5% निकल कर आता है 11,10,000 रुपए, 11,10,000 रुपए।
उसमें आप ऐड करेंगे गाइस, उसमें आप ऐड करेंगे सरचार्ज एट द रेट 10%, सरचार्ज एट द रेट 10%। इसका 10% आप निकालेंगे तो निकल कर आएगा 1,11,000 रुपए प्लस इक्वल्स टू, तो निकल कर आएगा 12,21,000 रुपीज। एंड लास्ट में ऐड करेंगे, सरचार्ज क्यों ऐड किया गाइस, सरचार्ज क्यों ऐड किया, क्योंकि आपकी यहां पर जो इनकम है दैट इज मोर देन 50 लाख रुपीज एंड देयरफॉर सरचार्ज इज एडेड। नाउ गाइस यहां पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगाएंगे, HEC और लगाएंगे गाइस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगाएंगे, HEC एट द रेट 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। इसका 4% निकालिए 48,840, 48,840 प्लस इक्वल्स टू 12,69,840, 12,69,840। तो नाउ गाइस आप लोगों के रेगुलर टैक्स के हिसाब से टैक्स निकल कर आ रहा है 10,53,000 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम, और आपका AMT से निकल कर आ रहा है 12,69,840, विच इज द टैक्स रिजाइम डू वी नीड टू फॉलो, कौन सा इसमें से फॉलो करना है दोस्तों, द वन विच इज हायर। तो हमें सरकार को जाके कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा, वी विल हैव टू पे 12,69,840, हमें 12 लाख 12,69,840 इज व्हाट वी विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। समझ में आया गाइस? तो आपको रेगुलर इनकम निकालनी होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन जो आप पिछले 1.5 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर आज मैं आप लोगों को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना सिखाऊंगा इन ऑर्डर टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ AMT। दोनों की टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा दैट इज व्हाट वी विल हैव टू पे, वो हमें पे करना पड़ेगा। आ जाओ भाई, नोट द प्रोविजंस ऑफ AMT वुड नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल और HUF ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। मतलब दोस्तों कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कौन सा, हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर 115 BAD। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAD ऑप्ट कर रही है या एक इंडिविजुअल HUF दोस्तों 115 BAC ऑप्ट कर रहा है तो उनके ऊपर AMT के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ठीक है जी, ये तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। नाउ गाइस एक्सेप्शन, एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। तो इफ यू फॉल इन द एक्सेप्शन तो आप AMT से बाहर हो जाएंगे, बट इफ यू डू नॉट फॉल इन द एक्सेप्शन वो आपकी कंडीशन नंबर 2 बन जाएगी। कंडीशन नंबर 2 इन्होंने सिंपल सी भाषा में ये बोला कि अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए तक की है, जैसे इन दिस क्वेश्चन इट वाज 60 लाख रुपीज, तो सरकार ने क्या बोला, अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए तक की है तो हम आपके ऊपर प्रोविजंस ऑफ AMT अप्लाई नहीं करेंगे। कहते हैं द प्रोविजंस ऑफ AMT शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल और HUF or an AOP or a BOI whether incorporated or not or artificial judicial person if the adjusted total income does not exceed 20 lakh rupees। तो यहां पर दोस्तों द सेकंड कंडीशन इन ऑर्डर टू ऑप्ट फॉर द प्रोविजंस ऑफ AMT कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम किससे ज्यादा की होनी चाहिए, 20 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। सर AMT प्रोविजन लगाने का रीजन, और इसमें तो मोर टैक्स दे रहा है एसएससी को, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। सरकार ने कहा कि बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दोस 5 सेक्शंस, स्पेशली गाइस 10AA, 35AD एंड 80JJAA, ये 3 सेक्शंस में द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड आर ह्यूमंगस, एंड बिकॉज ऑफ दैट सरकार को उस इंसान से या तो बहुत ही कम टैक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट देयर इज एटलीस्ट सम टैक्स दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम दैट पर्सन, सरकार ने कहा कि वी हैव लिवाइड एन एडिशनल चेक ऑन टू दैट पर्सन विद द नेम AMT, कि इतना मिनिमम तो देना ही पड़ेगा आपको। ऑलराइट गाइस, सो द सेकंड कंडीशन क्या है कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम किससे ज्यादा की होनी चाहिए दोस्तों, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। तो देयर आर 2 कंडीशंस गाइस, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देयर आर 2 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा, कंडीशन नंबर 1 यू आर क्लेमिंग डिडक्शन, आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो अंडर सेक्शन 10AA, 35AD, 80JJAA, 80QQB एंड 80RRB। आप इनमें से किसी भी सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो। और दूसरा पॉइंट क्या आता है दोस्तों, कंडीशन नंबर 2 गाइस, कंडीशन नंबर 2,
आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम शुड बी मोर देन 20 लाख रुपीज। आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे इस प्रोविजन को, जो एक्सेप्शन का इन्होंने पॉइंट लिखा, उसमें इन्होंने एक इंडिविजुअल को कवर कर लिया, हाँ जी, एक एचयूएफ को कवर कर लिया, हाँ जी, एचयूएफ को कवर कर लिया, एओपी को कर लिया, बीओआई को कर लिया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस को कर लिया। कंपनी के ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगता। लेकिन सर व्हाट अबाउट पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज द केस में भी? पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एएमटी के प्रोविजन से लगेंगे, क्योंकि सरकार ने क्या बोला था कि भैया एएमटी के प्रोविजन सिर्फ कंपनी पर नहीं लगेंगे। तो इफ द पार्टनरशिप फर्म इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A 35AD या 80JJAA QQB RRB, तो उसके ऊपर तो एएमटी के प्रोविजन से लगेंगे। लेकिन जब कंडीशन नंबर 2 की बात हुई, जहां पर 20 लाख रुपए का पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा, वहां पर एलएलपी नहीं लिखा। तो इन दैट केस बहुत डिटेल एनालिसिस करी गई और सरकार ने बोला कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एएमटी का प्रोविजन से लगाने के लिए 2 कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन है। तो फॉर नॉर्मली दोस्तों एट इंटरमीडिएट लेवल जो एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है या एचयूएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनके लिए दोनों कंडीशंस अप्लाई होती है। दोनों की दोनों कंडीशन हैव टू बी सैटिस्फाइड, बोथ द कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड। इसलिए दोनों के बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। दोनों की दोनों conditions have to be satisfied. However, in case of a partnership firm or limited liability partnership, there is only one condition. The second condition is not applicable. So if the first condition in case of a partnership firm or a LLP is satisfied, that the partnership firm is claiming deduction under either of the 5 sections, तो उनके ऊपर AMT के प्रोविजन लग जाएंगे। दूसरे वाला अप्लाई ही नहीं करता है। 20 लाख रुपए से कम की एडजस्टेड जीटीआई है या 20 लाख रुपए से ज्यादा की है, इससे कोई फर्क नहीं पैदा गाइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा गाइस। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? ये पॉइंट समझ में आया? आया ना? तो ऑथर्स व्यू कहते हैं द एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दैट मींस AMT is applicable on LLP firm claiming deduction under aforesaid sections. वो कौन से sections है? वही 5 sections. Even though adjusted total income does not exceed 20 lakh rupees. चाहे 20 लाख से ज्यादा की adjusted total income क्यों ना हो, या कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर the provisions of AMT will be made applicable. Computation of tax liability under normal provisions versus AMT versus alternate minimum tax. आजा भाई, कहते हैं कंप्यूट रेगुलर इनकम टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑफ द असेसी कवर्ड अंडर दीज प्रोविजंस। तो दोस्तों जैसा कि मेरे एग्जांपल में आई आस्क्ड यू टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑन 40 लाख रुपीस फर्स्ट, तो 40 लाख रुपए पर आप लोगों ने जो भी टैक्स बनता था वो निकाल दिया। ठीक है जी, ये तो अपन लोगों को अभी तक आता ही है। अभी तक जो सीखते हुए आए हैं दोस्तों वो यही सीखते हुए आए थे। अब आज जो मैं आप लोगों को एडिशनली सिखा रहा हूं दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द असेसी। आपको क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, क्योंकि इस एडजस्टेड टोटल इनकम पर आपको 18.5% रेट ऑफ टैक्स लगाना है प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द असेसी। कहते टोटल इनकम ऑफ द असेसी, ध्यान से देखिएगा, टोटल इनकम ऑफ द असेसी है आपका। अब इसमें आपको ऐड करना है दोस्तों द डिडक्शंस गाइस। सर कौन सी डिडक्शंस? जिन डिडक्शंस की वजह से एएमटी आपके ऊपर लगा, तो यू विल हैव टू ऐड सेक्शन 10AA की डिडक्शन, 35AD की डिडक्शन, दोस्तों 80JJAA, 80QQB, 80RRB की डिडक्शन। ये सारी की सारी डिडक्शंस आपको क्या करनी है दोस्तों? ये सारी की सारी डिडक्शंस आपको ऐड बैक करनी है, क्योंकि इन डिडक्शंस की वजह से ही तो आपके ऊपर एएमटी का प्रोविजन चेक हो रहा है। तो यू विल हैव टू ऐड बैक ऑल डिडक्शंस, दोस्तों। एंड इन दिस सिनेरियो गाइस कहते हैं डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80H to 80 RRB
अदर देन सेक्शन 80P, अदर देन सेक्शन 80P। तो आप एड बैक कर दीजिए गाइस, एड बैक द डिडक्शंस 80H से लेकर 80 RRB, इनके बीच में कौन से वो तीन सेक्शंस आए थे गाइस? 80 JJAA, 80 QQB एंड 80 RRB। ये आपके वो तीन सेक्शंस थे गाइस, ये आपके वो तीन सेक्शंस थे, 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB। These were the three sections जो आपके ऊपर एप्लीकेबल थे। Deduction claimed under section 35 AD less deduction under section 32। तो जो डिडक्शन क्लेम करी गई है अंडर सेक्शन 35 AD लेस डेप्रिसिएशन, जो आपका डेप्रिसिएशन है अंडर सेक्शन 32। Everybody has to understand this point. This is also very very important. If you are claiming deduction under section 35 AD, अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 35 AD, हाँ जी गाइस, इफ यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, तो आपको याद है 100% की डिडक्शन मिलती है ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट्स से दोस्तों, अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी फॉर बिजनेस पर्पस, तो आप इस बिल्डिंग पर ध्यान से देखिएगा, यू डू नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन। आपने बिल्डिंग अगर 8 लाख रुपए की खरीदी है तो आपको 100% की डिडक्शन मिल जाती है, हाँ या ना? 100% की डिडक्शन मिल जाती है। एवरीबडी हैज टू आंसर मी अंडर सेक्शन 35 AD। हाँ जी। अब बिकॉज नाउ दे आर आस्किंग यू टू इग्नोर डिडक्शन, दे आर आस्किंग यू कि ये डिडक्शन मानो कि नहीं मिली है। In order to arrive at adjusted total income, they are asking you to add back all the deductions। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि डिडक्शन नहीं मिली है, तो हम उनसे ये तो पलट में बोल सकते हैं ना, पलटवार, कि भैया अगर आप मेरे को डिडक्शन नहीं दे रहे हो तो मैं डेप्रिसिएशन तो लेता कम से कम। अगर मेरे को अपने बिजनेस एसेट पर आप मेरे को डिडक्शन नहीं दे रहे हो तो मैं डेप्रिसिएशन तो लेता ना पीजीबीपी चैप्टर में। वो तो मेरे को पीजीबीपी चैप्टर में 100% की डिडक्शन मिल गई, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लिया। लेकिन नाउ एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, बिकॉज यू वांट मी टू इग्नोर डिडक्शन बट आई कैन नॉट इग्नोर डेप्रिसिएशन। तो सरकार ने क्या बोला, बात सही है। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, जब आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे तो ये 8 लाख रुपए तो आप ऐड बैक कर देंगे, 8 लाख रुपए तो ऐड कर देंगे। लेकिन क्या दोस्तों, सरकार ने क्या बोला, लेस डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन इस पर माइनस कर सकते हैं। तो लेट्स से बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 80,000 का था, तो आप 80,000 लेस कर सकते हैं। तो व्हाट इज द नेट अमाउंट जो ऐड बैक होगा? नेट अमाउंट जो ऐड बैक होगा, इट विल बी 7.2 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए प्लस होना था, 80,000 रुपए माइनस होना था, तो 7.2 लाख रुपीज निकल कर आता है। All right, guys. And last, deduction under section 10AA. Deduction under section 10AA. तो in this scenario, in this case, guys, ये हमने सारी की सारी डिडक्शंस जोड़ दी, हमने C नाम दिया है फॉर 80 JJAA, QQB और RRB में डिडक्शन ले रहे हो तो C। D नाम दिया है सेक्शन 35 AD को, और E नाम दिया है सेक्शन 10AA को, ऑलराइट गाइस। तो हमारी क्या निकल कर आ गई दोस्तों? व्हाट डिड वी अराइव एट? वी अराइव्ड एट एडजस्टेड टोटल इनकम। हम किस चीज पर अराइव करें? एडजस्टेड टोटल इनकम पर अराइव किया है, जिसे हमने F9 दिया। अगर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर C, D और E 0 है, C, D, E 0 है, मतलब ना तो आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA, QQB, RRB ली, ना ही आपने 35 AD में लिया, और ना ही 10 AA में लिया, मतलब C, D, E 0 है, then these provisions are not applicable। फिर ये provisions आपके लिए applicable नहीं है, are not applicable to any assessee। Next, if F does not exceed 20 lakh rupees, अगर F अमाउंट 20 lakhs को एक्सीड नहीं करता, F क्या है दोस्तों? F क्या है दोस्तों? आपका एडजस्टेड टोटल इनकम, एंड द एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज। एडजस्टेड टोटल इनकम आपका 20 लाख रुपए को एक्सीड नहीं कर रहा है, देन दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल in case of an individual HUF, AOP, BOI, artificial judicial person. However, the provision is applicable on LLP and partnership firm.
कहते हैं अगर आपका एफ अमाउंट एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करा, मतलब ये क्या वही दोनों कंडीशंस हैं। ये आपकी कंडीशन नंबर 1 थी दैट यू विल हैव टू क्लेम डिडक्शन अंडर ईदर ऑफ द 5 सेक्शंस। तो इन्होंने कहा कि अगर आपका सी डी ई अमाउंट 0 है, इसका मतलब ये पता चलता है कि यू हैव नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर ईदर ऑफ द 5 सेक्शंस एंड देयरफॉर एएमटी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इफ एफ adjusted total income, this was condition number 2, does not exceed 20 lakhs, अगर आपका adjusted total income 20 लाख को exceed नहीं करता है तो आपके ऊपर दोस्तों AMT के provisions apply नहीं करेंगे। However, in case of LLP and firm आपको second condition check करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ भाई, compute alternate minimum tax, AMT निकालिए गाइस। कितना रेट है? जो भी आपका एफ में अमाउंट आया जिसे अपन एडजस्टेड टोटल इनकम बोलते हैं उसका 18.5%, उसका 18.5% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो कंप्यूट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बीइंग 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम प्लस सरचार्ज दोस्तों इफ एप्लीकेबल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HTC at the rate 4%। एंड फाइनली गाइस, फाइनली जो आपका ये जी अमाउंट आया, जी इज द एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ए जो हमने निकाला था दैट वाज द रेगुलर टैक्स। हमें कौन सा पे करना है इन दोनों में से? हमें पे करना है इन दोनों में से हायर इनकम टैक्स लायबिलिटी, हायर ऑफ एएनजी, हायर ऑफ एएनजी। इनकम टैक्स लायबिलिटी कौन सी है दोस्तों? हायर ऑफ एएनजी। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई, टैक्स क्रेडिट फॉर एएमटी, टैक्स क्रेडिट फॉर एएमटी 115 जेडी कहते हैं वेयर एएमटी इज पेबल बाय द असेसी then the amount paid in excess of the normal tax liability shall be allowed as credit for the upcoming years। क्या बढ़िया पॉइंट बोला है दोस्तों। सरकार ने कहा कि अगर आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस लगे और आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा, क्योंकि एएमटी क्या बोलता है कि आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू द रेगुलर प्रोविजंस एंड अकॉर्डिंग टू 115 ए बी 115 जेसी दोस्तों, एएमटी whichever is higher is what you will have to pay as happened in this scenario। रेगुलर इनकम आपकी 40 लाख की थी जिस पर टैक्स निकला 10,53,000, एएमटी का टैक्स निकला 12,69,840। तो हमें कौन सा पे करना पड़ा? विच इज द अमाउंट दैट वी हैड टू पे? We had to pay 12,69,840, right? Now my question to you guys is, सरकार ने कहा कि जितना आपने इस साल ज्यादा पे किया बिकॉज आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस लग गए थे, आपने एएमटी का टैक्स पे किया ना, बिकॉज यू पेड एएमटी टैक्स, तो आपने इस साल जितना ज्यादा दिया 12,69,840 माइनस 10,53,000 निकल कर आता है दैट इज योर एएमटी क्रेडिट 12,69,840 माइनस 10,53,000 रुपीज गाइस। ये आपका दोस्तों एएमटी क्रेडिट निकल कर आता है विच इज 2,16,840 2,16,840। ऑलराइट गाइस, ये आपका एएमटी क्रेडिट निकल कर आता है 2,16,840। Is everyone clear about it? AMT credit। अब सरकार ने क्या बोला कि अगर अगले साल नेक्स्ट ईयर में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाने वाला हूं गाइस एंड लेट मी सी आप लोग मेरी मदद कर पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट ईयर में दोस्तों आपका रेगुलर टैक्स निकल कर आता है 12 लाख रुपीज और आपका एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकल कर आता है let's say 10,85,000 rupees, 10,85,000 rupees। तो इन दोनों में से आपको कौन सा हायर है? इन दोनों में से कौन सा हायर है सर? इन दोनों में से सर आपका 12 लाख इज द हायर अमाउंट। तो कहते हैं वेयर द रेगुलर टैक्स इज मोर देन द एएमटी एंड यू हैव सम टैक्स क्रेडिट, आपका पिछले साल का कोई एएमटी क्रेडिट है, क्योंकि पिछले साल एएमटी का अमाउंट ज्यादा था, तो वो वाला आप अमाउंट सेट ऑफ कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एएमटी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लास्ट लाइन सरकार ने कहा इन द ईयर, अपन इस ईयर का नाम दे देते हैं गाइस, लेट्स से इन द ईयर 2024-25 में आपका एएमटी का जो टैक्स था
वो आपका ज्यादा था एज कंपेयर टू द रेगुलर टैक्स, तो एएमटी का टैक्स आपको पे करना पड़ा 12,69,840 इज व्हाट यू हैड टू पे। 12,69,840 जितना रेगुलर इनकम से, रेगुलर इनकम टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा था, विच वॉज 2,16,840। ये आपका एएमटी क्रेडिट है, जो क्रेडिट आप आने वाले सालों में यूज कर सकते हो अगर आपका रेगुलर टैक्स एएमटी से ज्यादा का है। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि यूज करने का मतलब यह नहीं है कि आप एएमटी की टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाए। मेरा पॉइंट समझ में आया? आप रेगुलर टैक्स, बिकॉज इन द नेक्स्ट ईयर 2025-26, ये हमारा अगला साल है, इस साल में आपका रेगुलर टैक्स 12 लाख है और एएमटी है 10,85,000। तो आपको सरकार ने कहा आपको रेगुलर टैक्स पे करना है, जिसमें से आप अपना पुराना एएमटी क्रेडिट माइनस कर सकते हैं, लेकिन इतना माइनस मत कर देना कि एएमटी से भी कम हो जाओ। तो आप माइनस मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकते हो? आप माइनस से माइनस 1,15,000 रुपए माइनस कर सकते हो। 1,15,000 रुपीज इज व्हाट यू कैन रिड्यूस। तो 12 लाख में से 1,15,000 माइनस हुआ तो कितना बचा गाइस? 10,85,000। 10,85,000 बचा दोस्तों। ऑलराइट, क्योंकि दोनों को सेम कर दिया मैंने, दोनों को सेम कर दिया। तो अब हम कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं? वी आर पेइंग रेगुलर टैक्स ऑफ 10,85,000। अब आउट ऑफ 2,15,000 आपने 1,15,000 यहां यूटिलाइज कर लिया। Out of 2,16,840 you have already utilized 1,15,000, तो 2,16,840 में से अगर 1,15,000 रुपए माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा दोस्तों 1,01,840। 1,01,840। Everyone clear about it, guys? Everyone clear about it? Now my question to you guys, and every one of you will have to understand this point. क्या हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू द नेक्स्ट ईयर? हाँ जी। अब गाइस फिर अगला साल लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। फिर एक और साल आया दोस्तों, फिर एक और साल आया, नेक्स्ट ईयर 2026-27। हाँ जी गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2026-27 2026-27 गाइस, 26-27 में गाइस आपका इधर ध्यान से देखिएगा। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी हैज टू आंसर मी। आपका रेगुलर टैक्स निकल कर आया, आपका रेगुलर टैक्स निकल कर आया, हाँ जी गाइस, लेट्स से 18 लाख रुपए। और एएमटी का प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू इन दिस ईयर। एएमटी का प्रोविजन लेट्स से इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज आपकी या तो एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है, या फिर आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 5 सेक्शन में छूट नहीं ले रहे हो। तो अगले साल इन द ईयर 26-27 द एएमटी प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू यू एंड योर रेगुलर टैक्स इज 18 लाख रुपीज। तो इन दिस सिनेरियो क्या दोस्तों, ये वाला जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे थे, क्या हम अब इसे सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर एएमटी की टैक्स लायबिलिटी एक तरीके से तो जीरो हो गई ना, हमारे ऊपर एएमटी नहीं लग रहा बिकॉज वी आर नॉट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर ईदर ऑफ दोस सेक्शंस। लेकिन यहां पर हमारी 1,01,840 जो हमारा एएमटी क्रेडिट था, क्या हम वो माइनस कर सकते हैं? हाँ जी, वो माइनस कर सकते हैं। इट विल कम आउट टू बी 16,98,160। 16,98,160। Everyone clear about it? Every one of you guys clear about this point? Understanding my point? है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस? तो सरकार कहती है अगर इस साल आपके ऊपर आपने एएमटी का अमाउंट ज्यादा दिया, अगर आपने एएमटी का अमाउंट ज्यादा दिया है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, व्हाट इज गोना हैपन? व्हाट इज गोना हैपन गाइस? फटाफट बताइए। सरकार ने कहा जितना एएमटी का अमाउंट ज्यादा दिया है, दैट इज व्हाट वी गोना अलाउ यू एज अ क्रेडिट, जो आप आने वाले सालों में सेट ऑफ कर सकते हो। सर इज देयर एनी लिमिट? हम कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स तक सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन 15 ईयर्स तक आप कौन सी वाली इनकम में से सेट ऑफ करोगे? रेगुलर वाली इनकम में से सेट ऑफ करोगे। सर व्हाट इफ अगले साल भी एएमटी का अमाउंट ज्यादा था, तो उस साल भी जितना ज्यादा था वो भी फिर कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा फॉर 15 ईयर्स। हो सकता है ईयर नंबर 1 में एएमटी का अमाउंट ज्यादा था, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो गया।
ईयर नंबर 2 में भी एएमटी का अमाउंट ज्यादा था, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। समझ रहे हैं गाइस? तो जिस साल आपका रेगुलर इनकम टैक्स इज मोर देन एएमटी, उस साल आप अपना एएमटी क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एएमटी क्रेडिट कैन ओनली बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट जहां तक आपका क्या अमाउंट था गाइस? एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी। जहां तक आपका एएमटी है, रेगुलर टैक्स को उतना ही कम कर सकते हो। इतना कम मत कर देना, एएमटी से क्रेडिट माइनस नहीं कर सकते हैं। ए राम, शीतल बेटा, एएमटी का फुल फॉर्म बताइएगा। आप एक बार एएमटी का फुल फॉर्म बताइएगा और उसके बीच वाले वर्ड को बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड। तो मिनिमम से मिनिमम थोड़े ना हो सकते हो शीतल बेटा, है? मिनिमम से भी कम, जब उसके नाम में लिखा है इससे कम तो हो नहीं सकते, और आप उससे भी सेट ऑफ करने की बातें कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इज इक्वल टू टैक्स पेड अंडर सेक्शन 115 जेसी, मतलब एएमटी माइनस रेगुलर टैक्स पेबल। Such tax credit shall be carried forward and set off against income tax payable in the later year to the extent of excess of regular income tax payable under the provisions of the Act over the AMT payable in that year. The balance tax credit, if any, shall be carried forward to the next year for set off in that year in the similar manner. ये एग्जाम्पल करिए गाइस, एक बार अपने आप से एग्जाम्पल करेंगे ना तो आप लोगों को क्लैरिटी आएगी गाइस। इनफैक्ट यहां से लेकर यहां तक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहां तक का है दोस्तों, एग्जाम्पल यहां तक का है, यहां तक का है एग्जाम्पल। हाँ जी गाइस, करिए एग्जाम्पल फटाफट। लिखता 15 इयर्स बेटा, बोला ना अभी, ये पढ़ा। वेयर द इनकम टैक्स पेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अंडर द रेगुलर प्रोविजंस इज 1,40,000 और एएमटी है 140। तो आपको एएमटी फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 40,000 का, जो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूज करेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका रेगुलर टैक्स है 190 एंड एएमटी है 174। तो 16,000 रुपए यहां पर एडजस्ट किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, 16,000 रुपए यहां पर एडजस्ट किया जा सकता है। तो आउट ऑफ 40,000 आप पूरा का पूरा 40,000 एडजस्ट नहीं कर सकते, 16,000 रुपए एडजस्ट कर सकते हैं। द बैलेंस 24,000 शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। AMT credit can be carried forward. AMT credit can be carried forward for set off up to a maximum period of 15 years, 15 assessment years, succeeding the assessment year in which the credit becomes allowable. Tax credit is allowable even if adjusted total income does not exceed 20 lakh rupees in the year of set off. जैसा कि मैंने बताया कि आप क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हो चाहे एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा की ही क्यों ना थी, 20 लाख से कम की ही क्यों ना थी। मतलब अगर आपके ऊपर आने वाले साल में एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगे एंड देयर इज अ टैक्स क्रेडिट व्हिच इज कमिंग आउट, तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। एएमटी क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड टू द असेसी पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। तो एएमटी क्रेडिट उस साल आपको यूज करने नहीं दिया जाएगा जिस साल आपने 115 बीएससी ऑप्ट आउट किया है, ऑप्ट आउट नहीं, ऑप्ट किया है। आ जाओ गाइस, अब 5 एग्जांपल्स हैं गाइस, 5 एग्जांपल्स हैं। इनमें से 2 एग्जांपल मैं करवाऊंगा दोस्तों। मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर देखिएगा, यहां पर लिख देता हूं जीटीआई। ये एक इंडिविजुअल है, ये भी एक इंडिविजुअल है, ये भी एक इंडिविजुअल है। नाम क्या दिया है? WXY, WXY। और ये दोनों दोस्तों LLP है, ALLP एंड दूसरा BLLP। नाउ गाइस, इनकी जीटीआई कितनी दी गई है? 15, 25, 27, 15 lakhs, 25 lakhs, 27 lakhs, 32 lakhs and 8 lakhs। हाँ जी गाइस, नाउ गाइस एवरीबॉडी इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला केस करते हैं दोस्तों। मैं 2 केसेस करवाऊंगा, या चलो मैं 3 केसेस करवाऊंगा और बाकी केसेस आप करेंगे दोस्तों।
मैं आप लोगों के सामने केस ले रहा हूं डब्ल्यू वाला, ये वाला केस मैं करवाऊंगा और ये वाला केस मैं करवाऊंगा। 2 केसेस मैं करवाऊंगा, बाकी केसेस आप लोग करेंगे। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, आपने जीटीआई में से 80C की डिडक्शन ली, 80G की ली और 80JJAA। हमारे लिए कौन सा मैटर करता है दोस्तों? 80JJAA मैटर करता है, ये वाला। अब इन दिस सिनेरियो व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA, क्या आपकी कंडीशन नंबर 1 इस पे डिपेंड करती है? कंडीशन नंबर 1 इस पे डिपेंड करती है। इधर ध्यान से देखेंगे गाइस, कंडीशन नंबर 1 आपकी इस पे डिपेंड करती है। नाउ क्योंकि यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन C1, मतलब आप 80JJAA में डिडक्शन ले रहे हैं ऑफ 7,75,000 रुपीज, आपकी क्या निकल कर आएगी दोस्तों? आपकी टोटल इनकम निकल कर आएगी दोस्तों। अब इधर ध्यान से देखिएगा, 15 लाख में से आपने 3 डिडक्शन ली, 1,25,000 और 7,75,000 की, तो टोटल आपने 9 लाख की डिडक्शन ली। आपकी टोटल इनकम निकल कर आई 6 लाख, और 6 लाख पर आपका रेगुलर टैक्स निकल कर आया 33,800 रुपीज। कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड दैट यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA। नाउ कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? फॉर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है दैट आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। और एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है? जो भी आपकी टोटल इनकम आई दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रेगुलर प्रोविजंस, उसमें आप ऐड कर दीजिए, उसमें आप ऐड कर दीजिए गाइस, ये वाले डिडक्शंस ऐड कर दीजिए। तो 6 लाख रुपए में 7,75,000 रुपीज की आप डिडक्शंस ऐड कर दीजिए, तो आपकी निकल कर आएगी एडजस्टेड टोटल इनकम 13,75,000। 13,75,000 की आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल कर आएगी। एंड 13,75,000 रुपीज पर 13,75,000 रुपीज विच इज लेस देन 20 लाख रुपीज, क्या आपके ऊपर दोस्तों अब एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे? वेदर सेक्शन 115 जेएसी इज एप्लीकेबल और नॉट? नो, नॉट एप्लीकेबल। और उसके ऊपर 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट यहां पर देखो, यहां पर मेंशन है एज एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख, क्योंकि 20 लाख की 20 लाख से ज्यादा का नहीं है। तो इन दैट केस ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना निकल कर आया? 0, एंड टैक्स हायर ऑफ 1 and 2 33,800। ऑलराइट गाइस, तो अब आपको वही 33,800 जो आपका रेगुलर टैक्स आया है, रेगुलर टैक्स आया, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू पे। रेगुलर टैक्स जो आया वो आपको पे करना पड़ेगा। नाउ इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस दोस्तों, ALLP दूसरा सिनेरियो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C नहीं है, 80G है और 80JJAA नहीं है। ओहो हाजी गाइस, ये नहीं है। तो 80 LLP के केस में एक ही कंडीशन थी दोस्तों, एंड दैट इज व्हाट यू हैड टू क्लेम डिडक्शन। आपको डिडक्शन क्लेम करनी चाहिए थी, एंड बिकॉज यू हैव नॉट क्लेम डिडक्शन, क्या आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे? नहीं। तो आपकी जो रेगुलर टोटल इनकम आई उस पर आपका रेगुलर टैक्स निकल कर आया 30% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर 30% का टैक्स लगता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर 30% का टैक्स लगता है गाइस, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया तो 9,67,200। यही यहां देखो क्या एप्लीकेबल है, नो, और 2 को मेंशन किया एज नो डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80S to 80 RRB अदर देन सेक्शन 80P और अंडर सेक्शन 10A और 35AD। आपने क्योंकि कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करी है तो हम आपको एएमटी के प्रोविजंस में नहीं डालेंगे। 9,67,200 ही आपकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी। आ जाओ गाइस, बाकी 3 सिनेरियोस करिए फटाफट। आया मजा? अब इधर ध्यान से देखो दोस्तों, इधर ध्यान से देखो, इस वाले में सेकंड वाले केस में क्योंकि 80JJAA में कोई डिडक्शन नहीं थी, 80JJAA में कोई डिडक्शन नहीं थी गाइस, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, व्हाट इज गोना हैपन? व्हाट इज गोना हैपन? फटाफट बताइए, क्या आप एएमटी के प्रोविजंस लगाएंगे? नहीं, जो आपका रेगुलर टैक्स है वही टैक्स बनेगा। नाउ गाइस, इन दिस सिनेरियो, यहां पर आपने 8 लाख रुपए की डिडक्शन ली, तो कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड।
आपकी टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन इज 18 लाख। तो दोस्तों जब हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे दोस्तों, तो आपकी 20 लाख से भी ज्यादा की हो गई। नाउ 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 दोस्तों 26 लाख रुपए पे 26 लाख रुपीज पर आप 18.5% निकालिए। 4,81,000 इंटू 1.04, तो 5 लाख 240 रुपीज आता है, और रेगुलर टैक्स निकल कर आ रहा है 366,600। तो दोनों में से जो ज्यादा है वो हमें पे करना पड़ेगा दोस्तों। एंड दूसरा वाला जो 1,33,640 बचा, 1,33,640, ये आपका दोस्तों दिस इज योर एएमटी क्रेडिट। ये आपका एएमटी क्रेडिट भी आ गया। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? है ना? एएमटी क्रेडिट। और लास्ट वाले सिनेरियो में आपने डिडक्शन क्लेम करी है, डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, तो एएमटी के प्रोविजन लगेंगे, क्योंकि एलएलपी के केस में एडजस्टेड टोटल इनकम मैटर नहीं करती। रेगुलर टैक्स कितना है 1,56,000, एएमटी पर टैक्स निकलता है 1,34,680, तो 156 ही पे करेंगे। इस केस में एएमटी क्रेडिट कितना है? राठी जी कैसी बातें करते हैं, जब आपके ऊपर एएमटी की वजह से आपने टैक्स दिया ही नहीं, एएमटी की वजह से आपने टैक्स नहीं दिया ना, आपने टैक्स तो रेगुलर टैक्स पे किया है, तो इसमें कोई एएमटी क्रेडिट नहीं होगा, एएमटी क्रेडिट नहीं होगा। अच्छा भाई, मिस्टर कुणाल एजेड 42 इयर्स, रेसिडेंट, एज इनकम अंडर हेड पीजीबीपी 22 lakhs की, he is eligible for deduction of 9 lakh rupees under section 80JJAA. He does not wish to offer 115 BSE. What shall be his tax liability? निकालो भैया, टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 22 लाख रुपए की पीजीबीपी इनकम है, उसमें से 9 लाख रुपए की डिडक्शन मिली, तो 22 में से 9 गया तो बचा 13 लाख रुपीज। 13 लाख रुपीज पर टैक्स लायबिलिटी निकालिए अकॉर्डिंग टू द रेगुलर प्रोविजन दोस्तों। तो 3 लाख रुपए पर 30% प्लस 112,500 इंटू 1.04, 2,10,600। एक तो ये टैक्स निकल कर आया 2,10,600, विच इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्योंकि हम यहां पर एएमटी की बात कर रहे हैं, आपकी टोटल इनकम 13 लाख थी, उसमें वही 9 लाख रुपए जोड़ दो, तो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आएगी गाइस? एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी 22 लाख रुपीज। 22 लाख का 18.5%, 18.5% निकालिए, 18.5% गाइस, 4,07,000 रुपीज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपका आंसर निकल आएगा इंटू 1.04, निकल कर आता है 4,23,280। तो ये आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि कितना एएमटी क्रेडिट है, तो 4,23,280 में से 2,10,600 माइनस कर दो, तो 2,12,680, दिस इज योर एएमटी क्रेडिट। ये आपका एएमटी क्रेडिट निकलेगा। Is everyone clear about it, guys? मजा आया? To wind up the income tax portion, क्या इनकम टैक्स पोर्शन को वाइंड अप करने में, कंप्लीट करने में मजा आया है?